अग्निहोत्री मेंशन। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आर्या से झगड़े के बाद रुद्राम घर नहीं आया था, पर इन दिनों में उसे रुद्रम के बारे में बहुत कुछ पता चला था। इन सालों में उसे किसी से भी बात करने की इज्जत नहीं थी, जिस वजह से रुद्रम के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। पर अब जब वो हर जिसके लिए आजाद थी, तो जानकी काकी ने उसे रुद्रम के बारे में बहुत सी नई बातें बताई थी। आर्या की बात अब उन अनाथ आश्रम बच्चों से भी होने लगी थी, जहां वो इतने सालों से रह रही थी। आर्या हर रोज रुद्रम का वेट करती, पर हमेशा उसे निराशा ही हाथ लगती। अब आर्या भी घर में बैठे बैठे बोर होने लगी थी। ऊपर से वो 2 सालों से घर पर ही थी, जिस वजह से वो बाहर की दुनिया घूमना चाहती थी। इसलिए उसने वही रेस्टोरेंट में वापस ज्वाइन कर लिया, जहां वो 2 साल पहले काम करती थी, ताकि वो घर में बोर ना हो। आज रुद्रम को गए हुए पूरे 1 महीने हो गए थे। इन 1 महीनों न ही रुद्रम में उसे कोई कॉल किया था, न ही कोई मैसेज। आर्या जल्दी से रेडी हुए और अपने काम के लिए चली गई। वो लेट नहीं चाहती थी। वैसे भी रेस्टोरेंट का ओनर बहुत मुश्किल से मना था। वो उसके इस तरह अचानक गायब हो जाने के वजह से गुस्सा था। वो तो वापस रखने के लिए मान ही रहा था, पर फिर उसने उसे बहुत मनाया। ऊपर से उसका काम भी अच्छा, तो फिर वो मान गया। इसलिए आरोही अब उसे नाराज होने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। और ऊपर आज कोई बहुत बड़े लोग आने वाले थे, जिस वजह से आज उसे बहुत काम था। उसे भी पता था कि वो लोग कौन है, नहीं उसे जानने में कोई इंटरेस्ट था। उसे बस अपने काम से मतलब था। रात का समय लगभग 1 बजे। आर्या का काम लगभग फिनिश हो चुका था और वो घर जाने की तैयारी कर ही रही थी कि उसका रेस्टोरेंट का मैनेजर उसके पास आया। मैनेजर को देखकर आर्या बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ बोली, जी सर। मैनेजर बोला, आर्या, जैसे कि तुम्हें पता है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने हमारे पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर किया है, और वो आज यहाँ डिनर के लिए आया है, जिस वजह से आज रेस्टोरेंट में कुछ ज्यादा ही काम है। तो क्या आज तुम ओवर टाइम काम कर सकती हो? लेकिन सर, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, आर्या अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए बोली। मैनेजर आर्या को समझते हुए बोला, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ओवर टाइम काम कर लो, और इसकी तुम्हें मैं डबल पेमेंट भी दूंगा। आर्या रोज शाम को जल्दी घर चली जाती थी, सिर्फ इस उम्मीद से कि आज तो रुद्रम घर आ जाएगा, पर हमेशा उसे निराशा ही हाथ लगती। उसे रुद्रम का इंतजार करते हुए 1 महीने को गए थे, पर रुद्रम अभी तक वापस नहीं आया था, न ही उसका कोई कॉल आया था। उसे तो ये जानने की कोशिश भी नहीं कि वो कैसे है। बस एक बार उसे कॉल करके बस इतना पूछ लेता कि वो कैसे है, तो भी वो खुश हो जाती थी। पर नहीं, उस इंसान में के अंदर इतना ईगो की है कि पूछो नहीं। आर्या ने भी सोचा, अब घर में बैठकर रुद्रम का इंतजार करने का क्या फायदा, तो होने वाला ही नहीं था, तो क्यों ना यही रुककर कुछ काम कर लिया जाए, इसी बहाने उसे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। आर्या ने फिर मैनेजर को हाँ बोल दिया। ये सुनकर मैनेजर खुश होते हुए बोला, ठीक है, अब तुम जाओ, जल्दी से सारे टेबल्स अरेंज कर दो, वो लोग आते ही होंगे। मैनेजर की बात सुनकर आर्या बोली, जी सर। इतना बोल आर्या वहां से चली गई। मैनेजर भी सारे इंतजाम देखने चला गया। थोड़ी देर बाद रजवी, जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी, वो इन 1 महीने में आर्या की एक अच्छी दोस्त बन गई थी। उसने जब आर्या को इस अभी भी यहाँ देखा, तो उसके पास जाते हुए बोली, ओए तू अभी तक घर क्यों नहीं गई? क्योंकि आर्या रोज इस टाइम पर घर चली जाती थी। आर्या टेबल अरेंज करते हुए बोली, वो मैं आज ओवर टाइम कर रही। वो राकेश सर, मैनेजर का नाम, ने कहा है कि किसी बड़े आदमी ने आज पूरा रेस्टोरेंट बुक किया, ऊपर से आज स्टाफ भी कम है, तो उन्होंने मुझे ओवर टाइम के लिए पूछा, तो मैंने हाँ कर दिया। इतना बोलकर आर्या दूसरे टेबल पर चली गई। क्या कोई बड़ा आदमी? क्या वो लोग बहुत अमीर है? उन्होंने तुझे कुछ बताया क्या कि वो लोग कौन है? रजवी आर्या को हिलाते हुए बोली। राजवी के इस तरह हिलने से आर्या को अब चक्कर आने लगे थे, जिस वजह से वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, रजवी ये क्या कर रही है? क्या मैं तुझे सही सलामत पसंद नहीं हूँ कि अंजर पंजर को तोड़ने की पीछे पड़ी है? ओह सॉरी यार, रजवी जल्दी से आर्या को छोड़ते हुए बोली। फिर वो हंसते हुए आगे बोली, वो क्या है, जब भी मैं बड़े लोग के बारे में सुनती हूँ ना, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल खुद ब खुद 100 के पार चला जाता है, और मेरे नजरों के सामने बस एक ही इंसान का चेहरा दिखने लगता है। काश वो आज यहाँ आ जाए, रजवी हाथ जोड़ते हुए बोली। वही आर्या रजवी की हरकतें देखकर हैरान थी। कोई इंसान किसी के पीछे इतना भी पागल कैसे हो सकता है? आर्या हंसते हुए बोली, अच्छा ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जिसका तुझे इंतजार है? आर्या वही चेयर पर बैठते हुए बोली। आर्या की बात सुनकर रजवी चौंकते हुए बोली, क्या तुझे नहीं पता मेरी दिल की धड़कन, मेरे सपनों का राजकुमार कौन है? हाँ नहीं पता? तूने कभी बत्या होता तब ना पता, मुझे पता चलता। आर्या अपनी आंखें रोल करते हुए बोली। अच्छा अच्छा ठीक है, बता रही हूँ। इतना बोल रजवी फिल्मी अंदाज में अपने हाथ को माइक की तरह बनाते हुए उसे अपने मुंह के पास करते हुए बोली।
तो आर्या मैडम अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे सपनों के शहजादे का कौन है, मेरे क्या करोड़ों लड़कियों की दिल की धड़कन और मेरा प्रिंस चार्मिंग वन एंड ओनली रुद्रम अग्निहोत्री। आर्या ने जब रजवी के मुंह से रुद्रम का नाम सुना तो वो पूरी तरह से हो गई, फिर खुद को संभलते हुए बोली, हो तो तेरे सपनों का शहजादा रुद्रम अग्निहोत्री है। फिर आर्या बोली, पर खैर तेरा ये सपना तो पूरा होने से रहा, क्योंकि तेरे सपनों का राजकुमार मेरा मतलब शहजादा इस शहर में तो है ही नहीं। अच्छा, और ये तुझे कैसे पता? रजवी आर्या को अजीब नजरों से देखते हुए बोली। रजवी को इस तरह खुद को देखता देख आर्या को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा। फिर वो जल्दी से अपने बात को संभलते हुए बोली, ओ बस मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, वैसे भी वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे उनके बारे में कैसे पता चलेगा। रजवी को कुछ अजीब तो लग रहा था, पर फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी उसे आर्या की बात सही लगी, मतलब कहा आर्या रेस्टोरेंट की एक छोटी सी स्टाफ, और कहा रुद्रम अग्निहोत्री, उसे कैसे रुद्रम के बारे में कुछ पता होगा। रजवियों, फिर वैसे मैं तुझे बता दूं कि रुद्रम इसी शहर में है। सिया अपने आंख रोल करते हुए बोली, और ये बात तुझे कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, मेरा एक कजन रुद्रम की कंपनी में काम करता है, तो बस उसी से खबर मिलती रहती है मुझे। रजवी अपने कॉलर को उठाते हुए बड़े हो गर्व के साथ बोली, ऐसे जैसे वो सब जानती हो। रजवी की बात सुनकर आर्या को तो जैसे सदमा ही लग गया। वो अपने सर हाथ रख बोली, मतलब वो यहीं पर है बाहर, काम तो बस बहाना था, उन्हें मुझसे दूर रहना था। ये उन्होंने ठीक नहीं किया, मैं बता रही हूँ, अगर वो आज घर वापस नहीं आए ना तो मैं उन्हें घुसने नहीं दूंगी। आर्या ने गुस्से में खुद से कहा, फिर रोनी सी सूरत बनाकर खुद से बोली, पर मुझे उनकी इतनी चिंता क्यों रही हूँ? उन्हें मुझसे अलग रहना है तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? भगवान जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फूटी क्यों है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पैदा होते ही आपने मुझसे मेरा परिसर छीन लिया, और अब पति भी ऐसा दिया है जिसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ओया क्या खुद से बड़बड़ाए जा रही है? रजवी जो कब से आर्या को खुद से बातें करते देख रही थी, वो उसे होश में लाते हुए बोली। रजवी के इस तरह करने से आर्या अपने होश में आते हुए बोली, हाँ कुछ नहीं, वो बस मैं कुछ सोच रही थी। रजवी अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मैनेजर ने उसे अपने पास बुला लिया। आवाज सुनकर रजवी आर्या से बोली, तू रुक, मैं जरा देख कर आओ ये हैंडसम मुझे क्यों बुला रहा है। इतना बोल रजवी ईशा को आंख मारते हुए वहां से चली गई। रजवी को इस तरह देखकर आर्या के चेहरे पे एक स्माइल आ गए। कौन है वो बिजनेसमैन जिसने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है? और किया सच में रुद्रम ऐसी शहर में है? अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए। एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। राजवी के इस तरह हिलने से आर्या को अब चक्कर आने लगे थे, जिस वजह से वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, रजवी ये क्या कर रही है? क्या मैं तुझे सही सलामत पसंद नहीं हूँ? क्यों अंजर पंजर को तोड़ने की पीछे पड़ी है? ओह सॉरी यार, रजवी जल्दी से आर्या को छोड़ते हुए बोली। फिर वो हंसते हुए आगे बोली, वो क्या है, जब भी मैं बड़े लोग के बारे में सुनती हूँ ना तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल खुद ब खुद 100 के पार चला जाता है, और मेरे नजरों के सामने बस एक ही इंसान का चेहरा दिखने लगता है। काश वो आज यहाँ आ जाए। रजवी हाथ जोड़ते हुए बोली। वही आर्या रजवी की हरकतें देखकर हैरान थी, कोई इंसान किसी के पीछे इतना भी पागल कैसे हो सकता है? आर्या हंसते हुए बोली, अच्छा ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जिसका तुझे इंतजार है? आर्या वही चेयर पर बैठते हुए बोली। आर्या की बात सुनकर रजवी चौंकते हुए बोली, क्या तुझे नहीं पता मेरी दिल की धड़कन मेरे सपनों का राजकुमार कौन है? हाँ नहीं पता? तूने कभी बत्या होता तब ना पता, मुझे पता चलता। आर्या अपनी आंखें रोल करते हुए बोली। अच्छा अच्छा ठीक है, बता रही हूँ। इतना बोल रजवी फिल्मी अंदाज में अपने हाथ को माइक की तरह बनाते हुए उसे अपने मुंह के पास करते हुए बोली। तो आर्या मैडम अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे सपनों के शहजादे का कौन है, मेरे क्या करोड़ों लड़कियों की दिल की धड़कन और मेरा प्रिंस चार्मिंग वन एंड ओनली रुद्रम अग्निहोत्री। आर्या ने जब रजवी के मुंह से रुद्रम का नाम सुना तो वो पूरी तरह से हो गई, फिर खुद को संभलते हुए बोली, हो तो तेरे सपनों का शहजादा रुद्रम अग्निहोत्री है। फिर आर्या बोली, पर खैर तेरा ये सपना तो पूरा होने से रहा, क्योंकि तेरे सपनों का राजकुमार मेरा मतलब शहजादा इस शहर में तो है ही नहीं। अच्छा, और ये तुझे कैसे पता? रजवी आर्या को अजीब नजरों से देखते हुए बोली। रजवी को इस तरह खुद को देखता देख आर्या को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा। फिर वो जल्दी से अपने बात को संभलते हुए बोली, ओ बस मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, वैसे भी वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे उनके बारे में कैसे पता चलेगा।
रजवी को कुछ अजीब तो लग रहा था, पर फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी उसे आर्या की बात सही लगी। मतलब कहा आर्या रेस्टोरेंट की एक छोटी सी स्टाफ, और कहा रुद्रम अग्निहोत्री, उसे कैसे रुद्रम के बारे में कुछ पता होगा। रजवियों फिर वैसे मैं तुझे बता दूं कि रुद्रम इसी शहर में है। सिया अपने आंख रोल करते हुए बोली, और ये बात तुझे कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, मेरा एक कजन रुद्रम की कंपनी में काम करता है, तो बस उसी से खबर मिलती रहती है मुझे। रजवी अपने कॉलर को उठाते हुए बड़े हो गर्व के साथ बोली, ऐसे जैसे वो सब जानती हो। रजवी की बात सुनकर आर्या को तो जैसे सदमा ही लग गया। वो अपने सर हाथ रख बोली, मतलब वो यहीं पर है, बाहर काम तो बस बहाना था, उन्हें मुझसे दूर रहना था। ये उन्होंने ठीक नहीं किया, मैं बता रही हूँ। अगर वो आज घर वापस नहीं आए ना, तो मैं उन्हें घुसने नहीं दूंगी। आर्या ने गुस्से में खुद से कहा, फिर रोनी सी सूरत बनाकर खुद से बोली, पर मुझे उनकी इतनी चिंता क्यों रही हूँ? उन्हें मुझसे अलग रहना है, तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? भगवान जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फूटी क्यों है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पैदा होते ही आपने मुझसे मेरा परिसर छीन लिया, और अब पति भी ऐसा दिया है जिसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ओया क्या खुद से बड़बड़ाए जा रही है? रजवी जो कब से आर्या को खुद से बातें करते देख रही थी, वो उसे होश में लाते हुए बोली। रजवी के इस तरह करने से आर्या अपने होश में आते हुए बोली, हाँ कुछ नहीं, वो बस मैं कुछ सोच रही थी। रजवी अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मैनेजर ने उसे अपने पास बुला लिया। आवाज सुनकर रजवी आर्या से बोली, तू रुक, मैं जरा देख कर आओ ये हैंडसम मुझे क्यों बुला रहा है। इतना बोल रजवी ईशा को आंख मारते हुए वहां से चली गई। रजवी को इस तरह देखकर आर्या के चेहरे पे एक स्माइल आ गए। सिंघानिया मेंशन। आरोही आराम से सो रही थी कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसकी नींद खुल गए। आरोही ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 4 बज रहे थे। उसने अपने बाजू में देखा, दक्ष अभी तक वापस नहीं था। ये देखकर आरोही घबरा गई। आरोही दक्ष को बिना बताए घर वापस आ गई थी, क्योंकि वो दक्ष के सरप्राइज देना चाहती थी। ऊपर से उसे कॉलेज के इंसिडेंट्स के बारे में दक्ष को बताना था। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही डरवानी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी को खूब मारा जा रहा हो। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि आरोही एक पल के लिए कौंप गए। आरोही जल्दी से उठी और बेडरूम के बाहर चली। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, उसके कदम अपने आप ही रुक गए। अपने आमने सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। आरोही भूत की तरह एक जगह पर खड़ी थी। उसने नीचे देखा, हर जगह सिर्फ खून और खून पैसा फैला हुआ था। तभी उसकी नजर दक्ष पर गए। वो किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा था। उसने रात के नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, पर फिर भी वो उतना ही डरावना लग रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट वंश खड़ा था, और उसी के बाजू में दक्ष का लेफ्ट हैंड शेरा। इस जन्म में आरोही ने उसे पहली बार देखा था। आरोही को पता था कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके हिसाब से वो दक्ष के लायक नहीं थी। वही दक्ष के ठीक बाजू में एक टाइगर लेटा हुआ था। वो टाइगर कोई ऐसा वैसे टाइगर नहीं था। उसके फर सफेद रंग के थे, जो बहुत ही कम पाए जाते थे। उसे देखकर लग रहा था कि वो सो रहा है, पर आरोही बता सकती थी कि वो बस दक्ष के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि दक्ष उसे कुछ कहे, और वो आदमी जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था उसका काम तमाम कर दे। वो आदमी के पूरे शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था। उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। कुछ निशान तो इतने भयानक थे कि उसकी अंदर की हड्डियां तक नजर आ रहा था। वो आदमी बार बार दक्ष से अपनी जान की भीख मांग कर रहा था। वो सीन इतना भयानक था कि किसी भी रूह कौंप गई, पर फिर भी वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे ये इनका रोज का काम हो। किसी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। एक लड़का बिना रुके उस आदमी को मार रहा था, और वो आदमी उससे दया की भीख मांग रहा था, उसे छोड़ने को बोल रहा था, पर फिर भी वो आदमी बिना रुके उस पे कोड़े बरसाए जा रहा था। मिस्टर सिंघनिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। आरोही से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही वो आदमी बिना रुके बस चिल्लाए ही जा रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। वही दक्ष, जिसे शांति पसंद थी, उसे अब ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उसके चेहरे पे इरिटेशन साफ नजर आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी एक एक जोरदार चीख सुनाई दी और हॉल में एकदम से शांता छा गई, क्योंकि टाइगर ने एक झटके से साथ उस आदमी का काम तमाम कर दिया था। टाइगर ने दक्ष के चेहरे की इरिटेशन देख ली थी, जिस वजह से उसने दक्ष के परमिशन के बिना उसका काम तमाम कर दिया, क्योंकि जो चीज उसके मालिक को पसंद नहीं, वो उसे नहीं पसंद। वही आरोही ने जब ये सीन देखा, तो वो उससे और बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सच में ये बहुत ही भयानक था। उसे पता था कि दक्ष खतरनाक है, पर वो इतना खतरनाक और बेरहम होगा आरोही ने कभी नहीं सोचा था। मतलब उसने कितनी बेरहमी से उस आदमी को मार दिया, फिर भी उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं थे।
आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा और आरोही को वहां देखकर सब हैरान हो है। किसी को उम्मीद नहीं थी आरोही इस समय घर पर होगी, क्योंकि आरोही ज्यादातर हॉस्टल में ही रुकती थी। क्या उसे इस समय हॉस्टल में नहीं होना चाहिए था? तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? वंश का पूरा चेहरा डर से भरा हुआ था। वही जब शेरा ने आरोही की तरफ देखा, जिसका चेहरा डर से पूरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें नफरत से भर गए। वही जब दक्ष की नजर आरोही पर गई तो उसकी आंखें एकदम से काली हो गए। उसका पास का ऑरा एकदम से भयानक हो गया। इस समय तो मौत के देवते से कम नहीं लग रहा था। वही वंश दक्ष का ये रूप देखकर बुरी तरह डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरोही इस समय घर पर होगी। ऊपर से उससे बुरी बात ये थी कि उसने वो देख लिया था जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। वंश को अच्छे से पता था कि दक्ष आरोही को अपना ये डेविल साइड कभी नहीं दिखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आरोही उससे डरे, जिस वजह से वो आरोही को सामने जितना हो सके उतना खुद को नॉर्मल रखता था। वही आरोही ने एक गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया। उसे पता था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। भले ही उसे अभी भी डर लग रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके दक्ष के पास गए और उसके गोद में बांटते हुए बोला, बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बोली, हब्बी मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वही आरोही का रिएक्शन देखकर वंश पूरी तरह से हल्का बक्का हो गया। मतलब आरोही ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। क्या उसे इस समय डरना नहीं चाहिए था? वही शेरा की आंखें भी छोटी हो गई। वो अजीब तरह से आरोही को देख रहा था। वही आरोही का पूरा फोकस अभी दक्ष पर था, क्योंकि उसे पता था कि पहले शैतान को शांत करना बहुत जरूरी थी। दक्ष उसे इंटेंस नजरों से घूर रहा, जैसे वो उसके अंदर तक झांक सकता हो। थोड़ी देर ऐसे ही घूरने के बाद दक्ष आरोही के कैप्टे हाथों को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है वाइफी? नहीं आरोही जल्दी आ बोली। भले ही वो बोल ही रही थी, पर उसका दिल इतने जोर से धड़क था कि जैसे किसी भी समय बाहर आ जाएगा। आरोही को याद था कि दक्ष को उसके चेहरे पे डर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पिछली जिंदगी में जब भी वो दक्ष से डरती थी तो दक्ष का गुस्सा और भड़क जाता था, जिस वजह से वो जितना हो सके खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो किसी भी तरह से दक्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी। आरोही दक्ष को शांत करने के लिए क्या करेगी? दक्ष ने उस आदमी को क्यों मारा? वो आदमी कौन था? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।